नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर, प्राचीन भारत का इतिहास में भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और किसी भी सभ्यता की जिन 4 प्रमुख चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन शामिल होता है, उसमें सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में परिचय दिया जाएगा। बाकी के जो पक्ष हैं, उसी तरह से सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में भी निश्चित और संपूर्ण सत्य के रूप में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी देवस्थान या कोई मूर्ति की तरह से कोई स्पष्ट आकृति नहीं प्राप्त हुई है जिससे निश्चित रूप से कुछ कहा जा सके। लेकिन खुदाई में जो विभिन्न मोहरें और कुछ मूर्तियां अन्य प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर निश्चित रूप से अनुमान उनके धार्मिक जीवन के बारे में लगाया जा सकता है। विभिन्न जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें सबसे प्रमुख एक योगी की मुद्रा है, और उस योगी के 3 मुख दिखाए गए हैं। सिर के ऊपर 2 सींग हैं, एक त्रिशूल की आकृति भी दिखाई गई है, और इस योगी के आसपास कुछ जो पशु हैं वे दिखाए गए हैं, जिनमें भैंसा और गैंडा शामिल हैं। इन पशुओं के योगी के आसपास मिलने से सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह योगी पशुपति के रूप में इसकी स्तुति होती होगी, क्योंकि विभिन्न जो पशु हैं उनके स्वामी के रूप में इसकी आराधना किए जाने का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। और क्योंकि वर्तमान में शिव को पशुपति के रूप में उनकी पूजा होती है, उस आधार पर विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु काल में पशुपति शिव की आराधना की जाती होगी। खुदाई के दौरान कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें नारी की मिट्टी तथा धातु की बनी हुई कुछ मूर्तियां प्रमुख हैं, और इन मूर्तियों के मिलने से इतिहासकारों का यह मानना है कि संभवतः मातृदेवी की जो आराधना वर्तमान में की जाती है, इसका प्रारंभ भी सिंधु सभ्यता के काल में हुआ होगा, और मातृशक्ति या मातृदेवी के रूप में आराधना की जाती थी। इसके अलावा विभिन्न लिंग एवं योनि के आकार के प्रतीकों के मिलने से यह अनुमान भी लगाया गया है कि प्रजनन शक्ति के रूप में सिंधु सभ्यता के काल में लिंग एवं योनि की उपासना भी की जाती होगी। विभिन्न मोहरों पर पशुओं के, पक्षियों के और वृक्षों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय बैल या सर्प या अन्य पशु और पीपल आदि वृक्षों की भी आराधना की जाती होगी, और प्रकृति या प्रकृति की जो ये शक्तियां हैं या विभिन्न जो अंग हैं, पशु पक्षियों एवं वृक्षों की पूजा भी संभवतः सिंधु सभ्यता के काल में की जाती होगी। मोहनजोदड़ो में जिस विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं और उसके आसपास जो विभिन्न कमरे बने हुए हैं, उसके आधार पर भी इतिहासकारों का मानना है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग विभिन्न धार्मिक पर्वों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा। और जैसा कि वर्तमान में भी देखा जाता है, विभिन्न धार्मिक या शुभ अवसरों पर जो सामूहिक स्नान की परंपरा है, उसकी शुरुआत भी
सिंधु सभ्यता के समय से मानी जा सकती है। इस प्रकार से यदि सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन का अध्ययन किया जाता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धार्मिक जीवन के जो अधिकतर तत्व उस समय थे वे वर्तमान आधुनिक भारत में भी देखे जा सकते हैं। और इस प्रकार से यदि पशुपति शिव, मातृ देवी, प्रजनन शक्ति, वृक्ष, पशुओं एवं पक्षियों की आराधना और सामूहिक स्नान की परंपरा को देखा जाए तो यह माना जा सकता है कि ये मान्यताएं सिंधु सभ्यता से प्रारंभ होकर के वर्तमान तक भी प्रचलित हैं। सिंधुवासियों के राजनीतिक जीवन के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है और संभवतः सबसे कम जानकारी उनके राजनीतिक जीवन के बारे में ही प्राप्त है। मूल रूप से जिस प्रकार से कुछ भंडार गृह आदि मिले हैं उनके आधार पर इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि कर जो है वह नागरिकों से प्राप्त किया जाता था और संभवतः शासन जो है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। और शायद जो वर्तमान में लोकतंत्र की परंपरा भारत में है, अगर ऐसा था तो संभवतः यह लोकतंत्रात्मक शासन का प्रारंभ सिंधु सभ्यता के काल से ही माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी शासक के लिए या अलग से कोई महल या कोई विशाल स्थान के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता होगा। और जिस प्रकार से नापतोल के साधन, लिखने की जो लिपि है, सड़कों का निर्माण है या नगर नियोजन है, वह सभी एक ही समान पूरी सभ्यता के प्रदेशों में प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर इतिहासकारों का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता के काल में एक ही शासन सत्ता थी जिसने पूरे जो सिंधु प्रदेश है जहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ उसको नियंत्रित कर रखा था। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में भी इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। जिस प्रकार से एक साथ मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो नामकरण है मोइंजोदड़ो यानी कि मुर्दों का टीला, हीप ऑफ द डेड जो नामकरण है मोहनजोदड़ो का, और जिस प्रकार से वहाँ पर एक ही साथ कई नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि किसी प्राकृतिक आपदा में एक ही साथ इस सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ के अनुसार यह भूकंप भी हो सकता है और अनावृष्टि या अतिवृष्टि भी इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन या नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी एक प्रकार की आपदा हो सकती है। तो संभवतः किसी प्राकृतिक आपदा के कारण से संभवतः यह सभ्यता जो है वह समाप्त हुई। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सिंधु सभ्यता आर्यों के आगमन के कारण समाप्त हुई, क्योंकि सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद में भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई, जो कि आर्यों की सभ्यता थी। और क्योंकि आर्य अश्व से परिचित थे और लोहे के बारे में जानते थे, इसीलिए सैनिक दृष्टि से वे सिंधुवासियों से अधिक शक्तिशाली थे। और ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा, जिसमें निश्चित रूप से उनको लोहे का और अश्व सेना का एडवांटेज था, उन्होंने सिंधुवासियों को पराजित करा और इस प्रकार से आर्यों के आगमन के बाद में वैदिक सभ्यता की स्थापना के कारण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावा किसी भी सभ्यता के विकास का एक सामान्य नियम होता है, जिसको ज़ीरो से शुरू मान करके ज़ीरो पर ख़त्म माना जाता है। और यह अधिकतर सभ्यताओं के बारे में सत्य है कि कोई भी सभ्यता किसी भी स्थान पर प्रारंभ होती है
और उसके पश्चात विभिन्न कारणों से, कुछ अंतर्निहित और कुछ बाहरी कारणों से सभ्यता का विकास होता है। और विकास के इस क्रम में सभ्यता अपने शीर्ष पर पहुंचती है और अपने एपेक्स पर पहुंचने के बाद में फिर से कुछ अंतर्निहित या कुछ बाह्य कारणों के कारण उस सभ्यता का पतन धीरे धीरे प्रारंभ होता है और वह सभ्यता पतोन्मुखी होने के बाद में पूरी तरह से समाप्त होती है। तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि सभ्यता के जो सामान्य नियम होता है, जो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता भी समाप्त हुई। इस प्रकार से विभिन्न कारणों से भारत की प्राचीनतम सभ्यता विलुप्त हुई, लेकिन इसके बाद भी जो पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसका अध्ययन कालीबंगा की सभ्यता या अन्य आहड़ सभ्यता के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि इन सभ्यताओं के बारे में जो जानकारी है वह बाद में प्राप्त हुई, तो ये सभ्यताएं भी सिंधु घाटी की सभ्यता में ही शामिल हैं और इनका उत्खनन कार्य हड़प्पा की सभ्यता के ज्ञान के पश्चात हुआ। और मूल रूप से भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों प्रमुख क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में चले गए, तब भारत में राजस्थान, गुजरात और अन्य स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया, जिसमें सिंधु सभ्यता से संबंधित ही अन्य जो क्षेत्र हैं वे प्रकाश में आए और उनका अध्ययन किया गया।